जब हम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में फ़ेलोशिप के लिए या रोटेशन के लिए आते हैं, तो हमें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उसके जो कंपोनेंट हैं, वो आइडिया होना चाहिए ताकि हमारे लिए जो वर्किंग है, वो स्मूथ और आसान हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कार्डियो वार्ड होता है कि जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और वार्ड में भी डिवीज़न हो सकती हैं, जैसे कि आईसीयू और एचडीयू होता है कि जिसमें थोड़े क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा जाता है। उसके अलावा कुछ रूम्स होते हैं जिनमें कि स्टेबल पेशेंट्स को रखा जाता है जो कि ब्रोंकोनिमोनिया के साथ हों या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रिमेटिक कार्डाइटिस के साथ हो, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो कार्डियक सर्जरी वार्ड होता है कि जिसमें आमतौर पर स्टेबल पेशेंट होते हैं। इनमें ज़्यादातर प्री ऑप कार्डियक पेशेंट होते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट जो पोस्ट ऑप सर्जरी के बाद डिस्चार्ज के लिए स्टेबल होते हैं, वो पेशेंट मौजूद होते हैं। इसके बाद एंजियोग्राफी डिपार्टमेंट होता है कि ऐसे पेशेंट जिनकी हमने कैथ करनी होती है और हीमोडायनामिक डाटा और इंटरवेंशन करनी होती है कैथ लैब में, वो एंजियोग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। इसके लिए पहले एंजियोग्राफी की लिस्ट बनती है और ज़रूरी है कि हमें एंजियोग्राफी की लिस्ट में जो इनकी प्री कैथ असेसमेंट और पोस्ट कैथ असेसमेंट का आइडिया हो। एको डिपार्टमेंट में हम एको करते हैं जिसमें फ़ीटल एको भी होती है। इसमें कंसल्टेंट एको डे होता है, फ़ीटल एको के डेज़ होते हैं और एमरजेंसी एको भी कुछ होती हैं। डिपार्टमेंट की जो कॉल्स होती हैं उनकी एको होती है। इसमें हमारे पास एको टेक्नीशियन भी होते हैं और फेलो भी होते हैं। उसके अलावा ये कि पता होना चाहिए कि एको का टाइम कैसे लेता है और एको का टाइम देने के लिए क्या प्रायोरिटाइजेशन होते हैं, किन पेशेंट को जल्दी टाइम देना है, किन पेशेंट की जल्दी एको करनी है। और इसके अलावा हमारे पास कैथ कॉन्फ्रेंस का एक डेडिकेटेड रूम होता है या सेमिनार हॉल होता है कि जहाँ पे सर्जन्स और कार्डियोलॉजिस्ट बैठकर पेशेंट की जो सर्जरी होती है उसको डिसाइड करते हैं और मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कार्डियक आईसीयू होता है। कुछ हॉस्पिटल्स में ये आईसीयू सेम एक ही यूनिट होता है कि जो कि कार्डिक सर्जरी पोस्ट ऑप पेशेंट को और कार्डिक मेडिकल पेशेंट्स को मैनेज करता है। और कुछ हॉस्पिटल में कार्डिक सर्जरी आईसीयू अलग होता है जिसमें कि पोस्ट ऑप पेशेंट को रखा जाता है और कार्डिक आईसीयू अलग से एक यूनिट होता है कि जिसके अंदर हम बिफोर सर्जरी अगर पेशेंट सिक होता है तो उनको रखते हैं। उसके अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि जो कार्डियक ओपीडी है वो कहाँ पे होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और हम ओपीडी में किन किन पेशेंट्स को देखते हैं और उनकी ओपीडी मैनेजमेंट क्या होती है। ईसीजी का एक डेडिकेटेड रूम होता है जो कि वार्ड के अंदर भी होता है और ओपीडी में भी होता है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो रिदम प्रॉब्लम के साथ आते हैं, उनको हम होल्टर मॉनिटरिंग एडवाइस करते हैं, तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड रूम होता है। तो होल्टर मॉनिटरिंग का हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे होती है। जो कार्डिक सर्जरी आईसीयू है इसमें हम कार्डिक सर्जरी के जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनको रखते हैं और यहाँ पे यूजली जो सर्जन होते हैं या जो डेडिकेटेड इंटेंसिविस्ट होता है या फिर एनेस्थेटिस्ट होता है और जो सर्जरी आईसीयू की नर्सेस होते हैं वो देखते हैं और यहाँ पे जो फेलो ट्रेनी होते हैं या कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो पोस्ट ऑप पेशेंट्स की एको के लिए अक्सर विज़िट करते हैं। इमरजेंसी का हमें पता होना चाहिए। जो कार्डिक पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में सिक होकर, उनको ज़ाहिर है कि इमरजेंसी में देखा जाता है। अब हमारे पास चूँकि कोई प्रॉपर रेफरल सिस्टम नहीं है और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमारे पास जो कार्डिक पेशेंट है उनका पूल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स इमरजेंसी में विज़िट करते हैं कार्डिक कंसल्टेशन के लिए, जिनको कि इमीडिएट इमरजेंसी एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ऐसे पेशेंट जो कार्डिक नॉन केसेस हों या जो कार्डिक स्क्रीनिंग के लिए आए हों, उनको ट्रियाज करना, प्रायोरिटाइज़ करना और उनको एडमिशन की नीड को असेस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और उसके अलावा ऐसे पेशेंट के जिनको फिर हम एडमिट कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। जब इन पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो उसका एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। उस प्लान को बाकायदा लिखना और पेरेंट्स को समझाना बड़ा ज़रूरी है और इनको इस प्लान को साइन करवाना सीनियर
डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से या फेलो से बड़ा ज़रूरी होता है। फिर कुछ ऐसे पेशेंट जो अनलकली एक्सपायर हो जाते हैं, उनका एक मोर्टालिटी परफॉर्मा एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ फिल करना बड़ा ज़रूरी होता है, और इसके ऊपर हमें अपने सीनियर डॉक्टर के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ऐसे किसी भी जो सिकनेस है पेशेंट की, उसको अवॉइड करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर सकते हैं वो कर सकें। ये एक तरह का ऑडिट होता है कि हमारी मैनेजमेंट में कौन सी ऐसी कमी थी कि जिसकी वजह से पेशेंट सिक हो सकता है, तो उसको फिर कम से कम किया जा सके। अब जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो उसके कुछ परफॉर्मा वार्ड के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हो सकते हैं, कि जैसे एक एडमिशन परफॉर्मा होता है उसको फिल करना, स्टाफ नर्सेस को बताना, उसकी ट्रीटमेंट शीट को फिल करना, उसके अंदर इन्वेस्टोग्राम के जिसके ऊपर हम लैब्स लिखते हैं वो लगाना, और कुछ हॉस्पिटल के अंदर फॉलो अप नोट्स के बाकायदा फॉर्मेट होते हैं वो लगाना, और रिसीविंग नोट लिख के, डेट लिख के, और अगर वो पेशेंट कहीं से शिफ्ट हुआ था तो शिफ्टिंग किस कंसल्टेंट के थ्रू या किस फेलो के थ्रू एडवाइस, इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर एज़ पर प्रोटोकॉल हॉस्पिटल में कार्डियक पेशेंट के खासकर जो रोमेटिक होते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के होते हैं, इन्होंने चूँकि थोड़ा सा लॉन्ग स्टे करना होता है, तो इनके लिए जो एडमिशन के परफॉर्मा होते हैं जिनमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिखा होता है वो मौजूद होते हैं। ये तो थोड़ा सा ब्रीफ सा तारुफ था एक तरह का बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और हार्डवेयर का। अब आते हैं हम असल जो ट्रेनिंग इसेंशियल्स हैं फेलो ट्रेनिंग के लिए और पीडियाट्रिक ट्रेनिंग के लिए, कि जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हम एब्रीवेशन के एस ए यानी कि नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड यूज़ करते हैं। नॉलेज वाइज ये कि कार्डियो की रोटेशन जब स्टार्ट हो तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें फर्स्ट डे से ही या एटलीस्ट फर्स्ट वीक के अंदर जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं हार्ट रेट की, ब्लड प्रेशर की और सैचुरेशन की, उसका पता होना चाहिए, और बार बार हम उसको रिपीट करते रहें, लिख के अपने सामने उसको देखते रहें, ताकि वो हमें फिर अज़बर हो जाए और एग्ज़ाम में या फिर आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। उसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अगर हम पेशेंट्स की पल्सेस को एग्ज़ामिन करना अपना ही एक रूटीन बनाए, ख़ासकर जो लो लिम्ब की पल्सेस हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे पेशेंट जैसे कि जो कोऑक्टेशन के पेशेंट्स होते हैं या जो पोस्ट कैथ पेशेंट्स होते हैं उनको असेस किया जाता है। जेवीपी को देखना हम अपनी आदत बनाएं, जो कि अक्सर इग्नोर होती है आमतौर पर, ख़ासकर जो बड़े बच्चे होते हैं हार्ट फेलियर के साथ होते हैं, उनकी जेवीपी को असेस करना हमें आना चाहिए, और एग्ज़ाम में ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि जिसको हम इग्नोर करते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान। फिर हमें इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम स्टार्ट से ही एक अपना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस बना लें प्रिकॉर्डियल एग्ज़ामिनेशन का, जिसमें हम इंस्पेक्शन पे स्कार मार्क देखें, और कोई हीव है तो उसको पैल्पेट करें, पेक्स बीट को पैल्पेट करना, उसके करैक्टर को समझना, उसकी रेडिएशन और शिफ्टिंग को देखना, और जो ऑस्कल्टेशन एरियाज़ हैं उनको प्रॉपर ऑस्कल्टेट करना स्टेप से, और जो हार्ट साउंड्स हैं उनको कैटेगराइज करना, खासकर जो लाउड सेकंड हार्ट साउंड होती है पल्मोनी हाइपरटेंशन में उसके लिए, और मफल्ड हार्ट साउंड्स को असेस करना, और मर्मर्स को लोकेट करना, और उनके करेक्टर और रेडिएशन को देखना, और थ्रिल को असेस करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कार्डियक एग्ज़ामिनेशन है जो कि एमबीबीएस के दौरान ही, इवन थर्ड ईयर में, और कुछ जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है फर्स्ट ईयर से ही हमें ये कार्डियक एग्ज़ामिनेशन बताया जाता है बार बार। फाइनल ईयर में हम इसके बहुत सारे केसेस भी करते हैं, मेडिकल की हाउस जॉब में भी बड़ा एक्सपीरियंस होता है और पीडियाट्रिक में भी। तो इसमें यह है कि हमें नॉर्मल बच्चों को एग्ज़ामिन करना चाहिए, और कार्डियक रोटेशन या ट्रेनिंग के दौरान हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए कि जो एबनॉर्मेलिटी इनकी होती हैं वो हमें आइडिया हो जाए, और साथ में इसकी कॉजेज़ जो हैं वो हमें पता चल जाएँ, जैसे कि अगर सिस्टोलिक मर्मर है तो उसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, डायस्टोलिक मर्मर है तो क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। इस तरह का स्कार मार्क, स्टर्नल स्कार मार्क है या लेटरल थोरैकोटॉमी स्कार मार्क है, तो उसकी क्या क्या डिफरेंशियल हो सकती हैं वो हमें आइडिया होना चाहिए। और इसी तरह अगर प्रिकॉर्डियल बल्ज है तो उसकी क्या कॉज हो सकती है, और हार्ट फेलियर में अगर पेशेंट होता है तो जेबीपी पे क्या असेस
उसका इफ़ेक्ट आता है वो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह कुछ साइंस हैं जो कि हमें आइडिया होने चाहिए कि हम उनको पिक कर सकें एज़ ए ट्रेनी। और इसमें हार्ट फेलियर के साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें पेशेंट टिकिपनिक होता है, टैकीकार्डिक होता है, जेवीपी रेज़्ड हो सकती है, चेस्ट में क्रेप्ट हो सकते हैं, डिमा हो सकता है। तो इन हम अपनी हैबिट बनाएं कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में इन साइंस को ज़रूर देखा करें। पेरिकार्डियल एफिशिएंसी के साइन हमें पता होने चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट कहीं पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में तो नहीं है कि जिसमें हम कुशमल साइन देखते हैं, जिसमें हम पल्सेस पैराडॉक्सेस देखते हैं। इसी तरह मायोकार्डाइटिस वाले जो एक्यूट हिस्ट्री के पेशेंट होते हैं, उसकी हिस्ट्री को डिग आउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासकर उसकी फेमिलियल काजेज़ को देखने के लिए। इसी तरह मायोकार्डाइटिस कावासाकी के बाद और कोविड के बाद भी आता है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रूमेटिक कार्डाइटिस चूँकि दो मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में भी आते हैं और इसके बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, तो इनको प्रॉपर एक एग्ज़ाम सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करना और इनको जॉन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के जो स्टिग्मेटा होते हैं उनको देखना, जैसे कि स्प्लीनोमेगाली होती है और स्प्लिंटर हेमरेजेस होते हैं, और इसी तरह के जो रूमेटिक कार्डाइटिस के मेजर और माइनर क्राइटेरिया हैं, इनको प्रॉपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें साइनोटिक स्पेल को डायग्नोज करना और उसको मैनेज करना आना चाहिए, और ये डिफ्रेंशिएट करना भी हमें आना चाहिए कि पेशेंट आया साइनोटिक स्पेल में है या कि पल्मोनरी हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, इसको असेस करना भी हमें आना चाहिए। अब इसमें ये हम उसी वक़्त कर सकेंगे इनमें डिफरेंशिएट, क्योंकि साइनोटिक स्पेल में जब पेशेंट होता है तो उसमें फिर पल्मोनरी फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, तो उसके साइन हमें असेस करने आने चाहिए कि उसमें पेशेंट की जो चेस्ट होती है उसमें हमें कोई क्रैप्स नहीं मिलते और चेस्ट एक्सरे ओलिगेमिक होता है। और इसी तरह बाद ऐसे साइनोटिक पेशेंट भी सिक होकर आते हैं कि जो कि साइनोटिक स्पेल में नहीं होते, ऑल्दो के वो साइनोज्ड होते हैं, लेकिन वो इंक्रीज पल्मोनरी फ्लो के साथ होते हैं और उनमें चेस्ट में क्रैप्स होते हैं, लीवर डिसेंडेड हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हमें डेफिनेटली थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड और डाययूरेटिक्स देने पड़ते हैं, क्योंकि दीज पेशेंट्स आर इन पल्मोनरी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और ब्रेन एब्सेस जो कि कॉम्प्लिकेशन है एक राइट टू लेफ्ट शंट की साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिजीज़ में, तो उसके साथ पेशेंट आते हैं फीवर के साथ और न्यूरोलॉजिकल साइंस के साथ, और बाज़ का विदाउट न्यूरोलॉजिकल साइन और हेडेक के साथ आते हैं, तो उनमें फिर हमें ब्रेन एब्सेस को रूल आउट करना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल होता है कि अगर साइनोटिक पेशेंट खासकर जो टॉप है मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एज पे हेडेक या किसी ऐसी प्रॉब्लम के साथ आया है जो न्यूरोलॉजिकल शो करते हैं, तो उनका सीटी ब्रेन ज़रूर करवाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि इनमें ब्रेन एब्सेस होता है, दैट इज़ एन एमरजेंसी, तो उसमें फिर हमें न्यूरोलॉजिस्ट के साथ वो डिस्कशन करनी पड़ती है इसके ड्रेनेज के लिए। हमको स्टेजेस ऑफ लर्निंग पता होनी चाहिए कि वो 4 होती हैं। पहले हमें अपनी जो इनकम्पिटेंसी है उसके बारे में हम अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें इल्म आता है, आगाही होती है, तो हम अपनी जो इनकम्पिटेंसी है उसके बारे में इल्म में आ जाते हैं। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम अपनी इस कॉम्पिटेंसी को कॉन्शियसली बेहतर करते हैं, और बेहतर करते करते उसको रिपीटेडली परफॉर्म करते करते हम इस लेवल पे आते हैं कि अनकॉन्शियसली ये जो कॉम्पिटेंसी है ये हमारे अंदर मौजूद होती है कि अगर हमने किसी ऐसी सिचुएशन में जो इमरजेंसी सिचुएशन है या ग्रे जोन है, पेशेंट के बारे में कुछ डिसीजन करना हो, तो फिर हम अपनी इंट्यूशन को राइटली यूज़ कर सकें। इसी तरह जब भी हम पेशेंट की काउंसलिंग करें तो हमें कोई अपने लिए काउंसलिंग जो मॉडल है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और हमें अपनी ये हैबिट बनानी चाहिए कि एटलीस्ट जो सिक पेशेंट हैं और इवन जो कम्प्लेक्स पेशेंट हैं उसमें हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, और स्पाइक्स मॉडल को हमें नेट से पढ़ना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। इसी तरह जो सिक और क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, जैसे कि मायोकार्डाइटिस और हार्ट फेलियर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रूमेटिक कार्डाइटिस है, तो इनकी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग परफॉर्म में है उनको फिल करना और उनके लिए जो रिक्वायर्ड
इन्वेस्टिगेशन और एग्ज़ामिनेशन है उसको कैरी ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग के दौरान और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना और उनकी रिस्क कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें ये मॉडल यूज़ करना चाहिए कि हमें अपने जो टास्क हैं उनको 4 में डिवाइड करना चाहिए। कौन से काम जो है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हैं, कौन से काम जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इतने अर्जेंट नहीं हैं, और कौन से काम जो हैं वो अर्जेंट तो हैं लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लिहाजा हम उनको डेलीगेट कर सकते हैं। और कौन से ऐसे काम हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, तो उन कामों को हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें और अपनी लाइफ को थोड़ा इजी कर सकें। ट्रेनिंग के स्टार्ट में ही हमें जो कार्डियो में ड्रग्स और एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं उनकी डोजेज पता होनी चाहिए। जो इमरजेंसी ड्रग्स और आइनोट्रॉप्स और इन्फ्यूजन्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि हेपरिन इन्फ्यूजन, मॉर्फिन इन्फ्यूजन, उनका हमें डोजेज का पता होना चाहिए। इसी तरह एंटीकोगुलेशन और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का भी पता होना चाहिए कि उनकी क्या डोजेज है और उनकी क्या टॉक्सिसिटी और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमें आइडिया हो। इमरजेंसी में न्यू पेशेंट होते हैं वो मायोकार्डाइटिस, एल्वी डिसफंक्शन के साथ होते हैं, हार्ट फेलियर के साथ होते हैं, तो उसकी कॉजेज़ को रूल आउट करना हिस्ट्री के ऊपर और एग्ज़ामिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह पेरिकार्डियल फ्यूजन के पेशेंट आते हैं ड्यू टू कार्डिक कॉजेज़ और नॉन कार्डिक कॉजेज़, तो उसकी कॉजेज़ को हमें पता होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट प्लान हमें आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जैसे एल्वी डिसफंक्शन के पेशेंट आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि ये ड्यू टू कोआक्टेशन हो सकते हैं, ड्यू टू हाइपरटेंशन हो सकते हैं, ड्यू टू मायोकार्डाइटिस, ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम्स। तो अगर हमें थोड़ा सा इसका नॉलेज होगा तो फिर हम इनको असेस कर सकेंगे कि जैसे कि अगर एल्वी डिसफंक्शन ड्यू टू कोआक्टेशन है तो सिंपल लोअर लिम्ब की पल्सेस अगर हम पैल्पेट करते हैं और वो हमें पैल्पेबल नहीं होती तो हम कोआक्टेशन को अपनी एक डिफरेंशियल में रख सकते हैं, और उसके लिए फिर हमें डेफिनेटली इमीडिएट जो इंटरवेंशन है उसकी तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह पेरिकार्डियल फ्यूजन मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कैंडी टू इन्फेक्शन, एसएलई, टीबी आती है, तो इसकी कॉजेज़ भी हमें पता होने चाहिए कि वो कौन कौन सी इटियोलॉजी हैं पेरिकार्डियल फ्यूजन कॉज करती हैं। और इसी तरह अगर पेरिकार्डियल फ्यूजन है पेशेंट को तो क्या वो पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में है या नहीं, क्योंकि अगर पेशेंट पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में है तो फिर हमें उसको अर्जेंट पेरिकार्डियल सेंटेसिस करना होगा, और इस प्रोसीजर को हमें एटलीस्ट ऑब्ज़र्व करना और उसके जो स्टेप्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, और ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग करना भी हमें आइडिया होना चाहिए। इसी तरह सीवीपी लाइन एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जो कि हमें जितना मौका मिले हमें, अगर सीवीपी लाइन किसी पेशेंट को डल रही है या आईसीयू में डल रही है तो हमें इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करना चाहिए, और अगर हमें चांस मिले तो हमें इसको खुद पेशेंट में जो है करना चाहिए, सीवीपी लाइन को इंसर्ट करना। पेरिकार्डियोसेंटेसिस जैसा कि हमने कहा कि ये प्रोसीजर हमें आना चाहिए क्योंकि ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इसी तरह जो रिससिटेशन है, सीपीआर है, पॉल्स के एल्गोरिदम है, डिफिब्रिलेटर का यूज़ है, कार्डियक रोटेशन और फेलोशिप एक बड़ा सुनहरी मौका होता है कि हम अपनी जो डेफिशिएंसी ट्रेनिंग में इन रिससिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनको कवर कर सकें। पॉल्स का एल्गोरिदम हमारे पास होना चाहिए, मोबाइल में हम बार बार उसको देखते रहें और उस एल्गोरिदम की बेस के ऊपर हम पेशेंट को मैनेज करते रहें। और अगर हमने बीएलएस और पाल्स नहीं किया हुआ तो हमें कर लेना चाहिए। डिफिब्रिलेटर के हैंड्स ऑन हमें रिक्वेस्ट करके सीनियर से ज़रूर उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डिफिब्रिलेटर में हमें पता है कि जो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन होती है और डिफिब्रिलेटर होती है उसमें एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसके इंडिकेशन भी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि जो सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्टर है वो हम जो अनस्टेबल एसवीटी होता है उसमें यूज़ करते हैं, और जो डिफिब्रिलेटर होता है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जो वीटी होता है पल्सलेस उसमें हम यूज़ करते हैं। इसी तरह कुछ बड़ी छोटी छोटी बेसिक्स हैं कि जिनका हमें आइडिया होना चाहिए, और कार्डियो रोटेशन के दौरान हमें जो है ये चीज़ें आ जानी चाहिए, जैसे कि ईसीजी मशीन को ऑपरेट करना और जो ईसीजी खुद करना, उसकी लीड को प्लेस करना वो हमें आना चाहिए। कार्डिक मॉनिटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, कोई ट्रबल शूटिंग हो जाती है तो उसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। इसी तरह अगर ईसीजी की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है
और जो मेजर ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमें पिक करना और उनको मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ पे या इवन प्राइवेट प्रैक्टिस में हमें ईसीजी खुद करनी पड़ती है या कार्डियक मॉनिटर खुद हैंडल करना पड़ता है, तो हमें उसकी नो हाउ होनी चाहिए। इसी तरह एको मशीन है कि उसको एटलीस्ट हमें ऑन ऑफ करना, उसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन, या अगर हमें सीनियर कहते हैं कि एको मशीन लेके आओ तो उसको मूव करना, या ईसीजी मशीन को अगर ऑपरेट करना है, या एसवीटी के साथ हम ईसीजी मशीन को यूज़ करके उसकी स्ट्रिप्स निकलवाते हैं, तो ये हमें आनी चाहिए। ईसीजी की जो एबनॉर्मेलिटी हैं इसमें जो आजकल हम एसवीटी की जगह पे नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया यूज़ करते हैं, तो इसमें हमें आइडिया होना चाहिए कि नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में साइनस टैकीकार्डिया भी आता है, एसवीटी भी आता है, और हमें इसका जो एल्गोरिथम है उसका आइडिया होना चाहिए, उसके कॉजेज़ का पता होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप जैसे पेरिनोसिन देना है, नोडारम देना है, और कब हमें जो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन यूज़ करना है वो हमें आना चाहिए। इसी तरह जो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है जिसमें कि एसवीटी की एक कॉज डब्ल्यू विद एब्रेशन है, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो उसको मैनेज करना जो है वो हमें आना चाहिए और उसके एल्गोरिथम को हमें फॉलो करना चाहिए। इसी तरह जो है हमारे पास बहुत दफ़ा जीए फिटनेस के लिए डिफरेंट पेशेंट आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कार्डियक डायग्नोसिस हमें इन पेशेंट की रिस्क कैटेगराइजेशन और जीए फिटनेस जो है उसको लिखना आना चाहिए। इसमें हम माइल्ड रिस्क, मॉडरेट और हाई रिस्क कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लीजन, जैसे कि एएसटी या स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड वीएसटी है तो वो माइल्ड रिस्क होगा। इसी तरह साइनोटिक और कम्प्लेक्स कंजेंटल हार्ट डिजीज में तो उनमें फिर मॉडरेट टू हाई रिस्क हो जाता है। तो इसमें हमें 3-4 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि पेशेंट का फ्लूइड कितना होना चाहिए, पेशेंट की सैचुरेशन, उसकी हीमोग्लोबिन और पेरिफेरेटिव मैनेजमेंट और आईसीयू केयर क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लीजन। इसी तरह अब चूँकि हमारे पास स्क्रीनिंग एको का बर्डन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए कि किस पेशेंट को एको की ज़रूरत है और किसको नहीं। इसमें नादार क्राइटेरिया भी यूज़ किया जा सकता है जिसमें कि पेशेंट को ज़रूरी है कि आप क्लिनिकली असेस करें पहले, अगर उसमें मरमर आ रही है या हार्ट फेलियर के कोई साइन है या पेक्स बीट शिफ्टेड है या पेशेंट को कार्डियोमावेली है या फेलियर टू थ्राइव या रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं कि जिनमें पेशेंट की स्क्रीनिंग एको होनी चाहिए। और अगर इन रेड फ्लैग में से कोई भी नहीं है तो जस्ट फॉर सेक ऑफ स्क्रीनिंग अगर हम एको कर रहे हैं तो उनमें हम उनको थोड़ा लेट टाइम भी दे सकते हैं। तो स्क्रीनिंग एको का जो क्राइटेरिया है उसको जुडिशली यूज़ करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह हम अपनी नोट्स लिखते हैं, उनको सेव करते हैं, हम कार्डियो ट्रेनिंग के दौरान, रोटेशन के दौरान ईसीजी और एको की जो रिपोर्ट है उनको अपने पास कलेक्ट करते हैं, चाहे मोबाइल में उनको कैसे सेव करना है, उसका मैनेजमेंट प्लान जो है वो भी ब्रीफ है लिखने का, ताकि लेटर ऑन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो हम पेशेंट को और उनके अटेंडर को गाइड कर सकें। एको की जो रिपोर्ट होती है उसको रीड करना हमें आना चाहिए, जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जैसे कि पीजीटीआर है, पीक पीआर है, इसी तरह एमआर है, और साइटस इन्वर्सस है, डेक्स्ट्रोकार्डिया है, सेगमेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में हमें एक सीक्वेंस वाइज थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसी तरह रेस्ट्रिक्टेड वीएसटी कब कहते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड कब कहते हैं, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन कब कह रहे हैं, डिस्फंक्शन कब कह रहे हैं, एलवीडीडी क्या होता है, एलवीडीएस क्या होता है, ईएफ क्या होता है, एफएस क्या होता है। इसी तरह बहुत सारे पेशेंट जिनकी फाइल में कैथ की रिपोर्ट लगी होती है, उस पर डाटा लिखा होता है, उसको रीड करना, उसके ऊपर उसका मैनेजमेंट प्लान जो है वो सीनियर के साथ डिस्कस करना हमारे लिए जो हमारी ट्रेनिंग है उसको बहुत अच्छा कर देता है। इसी तरह जो हमारी ट्रेनिंग एसेंशियल्स है उसमें अगर हम अपने एटीट्यूड की तरफ आएँ तो उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन इसको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है कि हम जो भी चीज़ कम्युनिकेट करें उसको हम ऑलवेज़ डॉक्यूमेंट करें, और जो भी चीज़ अगर हमने डॉक्यूमेंट की है तो उसको हम कम्युनिकेट करें अपने कोलीग से, अपने सीनियर से। इसी तरह अगर हमने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल भेजनी है या अपने कंसल्टेंट को किसी पेशेंट का बताना है
तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए हम इस बार का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आई से पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन है, एस से सिचुएशन है कि सिक पेशेंट है या उस वक़्त उसको जो प्रॉब्लम है उसकी क्या नौइयत है। इसी तरह पेशेंट का बैकग्राउंड का नॉन केस है या नहीं है बताना ज़रूरी है, और हमारी अपनी असेसमेंट क्या है और हम क्या रिकमेंड या प्लान कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम राउंड के दौरान भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट के जो डीपी एंड डेली नोट्स हैं, राउंड ऑर्डर्स हैं, उनको लिखना, हैंड ओवर अपने कोलीग्स को देना रिटर्न और व्हाट्सएप के थ्रू, ये बड़ा ज़रूरी है। किसी पेशेंट को हम किसी दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं या किसी दूसरी वार्ड से रिसीव कर रहे हैं, तो उसके रिसीविंग नोट्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह ट्रेनिंग में कुछ और भी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं कि जिनको हमें अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनलिज्म है। अब प्रोफेशनलिज्म तो एक पूरा एक डोमेन है, लेकिन मुख्तसरन ये कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि एक ऐसा एटीट्यूड बिहेवियर अपने अंदर डेवलप करना कि जो भी हालात हों, जो भी सर्कमस्टांसेस हों, हम पेशेंट के लिए एक डिग्निटी के साथ एक बेस्ट पॉसिबल फिजिशियन के तौर पे सामने आएँ। और इसमें ज़रूरी है कि हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान बर्न आउट ना हो। अब बर्न आउट से बचने के लिए हमें हाल्ट के ऊपर अमल कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग के, जिसमें एच से मुराद ये है कि जब कभी हमें हंगर हो, ए से मुराद कि जब कभी हम एंग्री हों, एल से मुराद कि जब कभी हम लोनली और लेट हों, और टी से मुराद ये कि जब हम टायर्ड हों। तो इन चीज़ों में, इन चारों में अगर हम कोई चीज़ रेड फ्लैग फील करें तो हमें थोड़ा सा अपने आप को टाइम आउट देना चाहिए, थोड़ी सी रेस्ट करनी चाहिए, थोड़ा अच्छा खाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, और उस इन्वायरमेंट से थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए कोलीग से रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा अवे होना चाहिए। और मीनवाइल ये कि ट्रेनिंग के दौरान हमें अपने अंदर असर्टिवनेस और रिजिलियंस पैदा करनी है। अब असर्टिवनेस से मुराद ये है कि इट इज़ एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ट्रेनी और इवन नोबल ह्यूमन बीइंग के, जिसमें ना आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पैसिव होते हैं। आप उसके इन बिटवीन अपने आप को लेकर चलते हैं एक तवाज़ुन के साथ। इसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में और आपकी जो क्लिनिकल लाइफ है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और इसको हमें नेट रिसर्च करना चाहिए और इसको लर्न करना चाहिए और एग्ज़िबिट करना चाहिए। इसी तरह रेज़िलियंस हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, और इसको भी हमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको हमें लर्न करना चाहिए। अब इन सॉफ्ट स्किल और एटीट्यूड डोमेन के बाद अगर हम दोबारा थोड़ा सा ट्रेनिंग के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि नॉलेज है, स्किल्स है, तो उसमें हम देखें तो हमें अपना एक रिसर्च माइंड बनाना चाहिए, और हमें अपनी जो क्लिनिकल चीज़ें हैं उनको ऑडिट करते रहना चाहिए। हमें जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये चैट जीपीटी है, या डिफरेंट किस्म की ऐप्स हैं या गाइडलाइंस हैं, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। इसी तरह गूगल फॉर्म्स है जो कि वेरी सिंपल फॉर्म्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, और हर वक्त आपके पास मोबाइल में अवेलेबल होते हैं। उसको हमें बड़ा जुडिशली यूज़ करना चाहिए, और इन टेक्नोलॉजी की मदद से हमें अपना टाइम सेव करना चाहिए और अपनी एनर्जी सेव करनी चाहिए, और अपनी जो एरर है वो कम से कम करनी चाहिए। अब ये जो टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं इनको यूज़ करने के साथ साथ हमें अपने जो करिकुलम है उस पर नज़र रखनी चाहिए कि कितने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, कौन से बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स और वेबसाइट्स हमें यूज़ करनी चाहिए। अब डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी गाइडलाइंस देते हैं, उनको हमें देखना चाहिए। इसी तरह नेट पे ऑनलाइन बहुत सारा अच्छा मटेरियल, लिटफल यानी कि लाइफ इन द फास्ट लेन जो कि ईसीजी के बारे में ट्रबल शूटिंग बताती है, हार्ट यूनिवर्सिटी है जो कि कार्डियक जो मॉड्यूल्स हैं पीडियाट्रिक फेलो के लिए इनका बायोलॉजी वो सिखाती है। सीएसआई के काफ़ी सारे लेक्चर्स और वेबिनार्स हैं कि जिनको हम ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हैं और अपनी स्किल्स और नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अब अगर हम दोबारा अपनी जो कार्डियोलॉजी है उसको अगर हम देखें,
तो हमें जो कार्डियक इमरजेंसीज़ हैं उनका आइडिया होना चाहिए, ख़ासकर जो ड्रग डिपेंडेंट लीजन है कि जिसमें नियोनेट थर्ड या फोर्थ डे के ऊपर विदाउट एक्टिव इंटरवेंशन कोलैप्स हो जाता है। हमें आइडिया होना चाहिए कि वो ड्रग डिपेंडेंट लीजन कौन से हैं, क्योंकि अगर हम इनका आइडिया हो और हम पेशेंट को जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन अर्ली स्टार्ट कर दें या इनकी सेप्टोस्टमी कर दें तो इन पेशेंट्स की लाइफ सेव की जा सकती है। अब ड्रग डिपेंडेंट लीजन हम कहते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमने यूज़ करना होता है वो 3 कैटेगरी में हम यूज़ कर सकते हैं। एक अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ है जैसे कि पल्मोनरी एट्रीजिया में और क्रिटिकल पीएस में, और या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ है जैसे कि एचएलएच है, क्रिटिकल कोआप्टेशन है, क्रिटिकल एएस है, या कुछ ऐसे लीजन के जिसमें हमें मिक्सिंग चाहिए होती है जैसे कि डीटीजीए। तो इन पेशेंट में फिर हमें प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टार्ट करना पड़ता है, और कुछ केसेस में जैसे कि डीटीजीए विद इंटेक्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में सेप्टोस्टमी की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह हार्ट ब्लॉक्स हैं कि हमें जो सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री यानी कि जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है उनको डायग्नोज करना ईसीजी के ऊपर और उनकी हिस्ट्री लेना, खासकर अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया के साथ है और उसमें हार्ट ब्लॉक्स चल रहे हैं और पेशेंट को फिट्स और अनकॉन्शियसनेस हुआ है तो ये फिर इंडिकेशन होती है टीपीएम की तरफ। तो ऐसे केसेस में हमें इन पेशेंट को अर्जेंट टेम्परेरी पेसमेकर इंसर्ट करना होता है, तो इसलिए इनको डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह हमें जो कार्डियो की एम्ब्रियोलॉजी है वो स्टार्ट में थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, और हमें जो एओर्टा है उसकी ब्रांचेस पता होनी चाहिए कि राइट एओर्टिक आर्च कब कहते हैं और लेफ्ट एओर्टिक आर्च कब कहते हैं। सबक्लेवियन जो होती है कौन सी ब्रांच होती है, क्योंकि उसमें फिर बीटी शंट लगता है। इसी तरह जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उसका कितनी ब्रांचेस होती हैं, कौन से सेप्टम को और कौन से पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम को कोरोनरी अप्लाई करती है, और कोरोनरी आर्टरीज की जब नॉर्मेलिटी एंड डिफरेंट लीजन लाइक टीजीए और टॉफ वो हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम हैं जो कार्डियक एसोसिएशन के साथ होते हैं एज ए पीडियाट्रिक ट्रेनी और फेलो ट्रेनी, हमें इनका आइडिया होना चाहिए जैसे कि हॉल्ट ऑरम सिंड्रोम है, एलिस वैन क्रेवल्ट सिंड्रोम है, डी जॉर्ज सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। इन सब सिंड्रोम में जो लीजन्स होते हैं उनका हमें आइडिया होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी तरह पीपीएचएन को मैनेज करना हमें आना चाहिए, उसको डायग्नोज करना आना चाहिए, क्योंकि जो भी नियोनेट सिक होता है उसके डिफरेंशियल में पीपीएचएन आता है, और अगर हमें एको के ऊपर उसकी फाइंडिंग्स मिलती हैं और फिर हमें उसको मैनेज करना आता हो तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह कोआप्टेशन को पिक करना, उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। जो शंट लीजन्स एंड डिफरेंट जैसे कि एएसडी, वीएसडी, एवीएसडी और पीडीए, इनमें हीमोडायनामिक डिरेंजमेंट हमें पता होना चाहिए कि इनमें पल्मोनरी सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, इनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। इसी तरह हमें साइनोटिक स्पेल है उसको असेस करना, उसको मैनेज करते आना चाहिए, क्योंकि साइनोटिक स्पेल ना सिर्फ ये कि टॉफ में होता है बल्कि दूसरी जो साइनोटिक लीजन्स है वो डिक्रीज पल्मोनरी फ्लो जैसे कि टीजीए पीएस है, डीओआरवीवीएसडी पीएस है, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया पीएस है और पल्मोनरी एट्रीजिया है, इनमें भी साइनोटिक स्पेल होता है। इस तरह जो ट्रंकस आर्टियोसिस है इसमें पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन के साथ प्रेजेंट करता है। हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट की फ्लीबॉटमी कब हम करते हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन कब देते हैं, और पेशेंट को अगर हमने पैलिएटिव सर्जरी की तरफ जाना है, हमने उसका बीपी शंट करना है, ग्लैंड शंट करना है, तो उसका हमें इंडिकेशन और उसकी जो आउटकम है वो पता होने चाहिए। यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट का हमें पता होना चाहिए कि कब कहते हैं, एचएलएच के कंपोनेंट कितने होते हैं, और फिर ये पेशेंट यूनिवेंट्रिकुलर फिजियोलॉजी में जाते हैं जैसे कि फोंटान सर्कुलेशन, तो उससे क्या मुराद है, और डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस इन्वर्सस का भी थोड़ा सा हमें नो हाउ होना चाहिए। इसी तरह जो दूसरा थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स है जैसे कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कब कहते हैं, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, इनका लॉन्ग टर्म फॉलो अप और मैनेजमेंट क्या होती है, फेमिलियल जो स्क्रीनिंग है वो कब हम करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एसवीटी को डायग्नोज करना और मैनेज करना, वीटी को डायग्नोज करना और मैनेज करना, इसी तरह पीवीसीज क्या होती हैं वो हमें आइडिया होना चाहिए। कौन सी एंटी रिदमिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं
उसका थोड़ा-सा हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे कि हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, मायोडारोन यूज़ करते हैं, डाइज़ोक्सिन यूज़ करते हैं, तो इनका हमें आइडिया होना चाहिए। इसी तरह जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि टोटल करेक्शन कब कहते हैं, प्राइमरी रिपेयर कब कहते हैं, बीटी शंट क्या होता है, सेंट्रल शंट क्या होता है, ग्लैंड शंट क्या होता है, फॉन्टान ऑपरेशन क्या होता है, सेप्टोस्मी क्या होती है, सैनिंग, मस्टर्ड क्या होता है, इसी तरह जो है वो निकाइडो ऑपरेशन क्या होता है, रेस्टेडी प्रोसीजर क्या होता है, कंडुई क्या होते हैं, और डिफरेंट स्कार मार्क की क्या क्लासिफिकेशन है, पेरिकार्डेक्टमी कब करते हैं, पेरिकार्डियल विंडो से क्या मुराद है, और इसी तरह आर्टीरियल स्विच कब करते हैं, और इन सब की जो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो भी हमें आइडिया होनी चाहिए। इसी तरह कैथ के लिए जब हमने पेशेंट को एंजियोग्राफी में भेजना होता है तो उसकी असेसमेंट और उसकी लैब्स वो कौन सी करवानी होती हैं बड़ी ज़रूरी है। जब पेशेंट कैथ से आ जाता है तो उसकी पल्सेस को असेस करना, उसकी जो इंग्वाइनल रीजन है ब्लीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें पता होने चाहिए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट बट ये है कि हमें कॉजेज़ ऑफ सिंकपी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा पेशेंट हमारे पास सिंकपी के लिए डायग्नोज होने और असेसमेंट के लिए आते हैं। तो इसमें कुछ कॉजेज़ जो बड़ी कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लॉन्ग क्यूटी है, बुर्गाडा है, ये हमें पता होने चाहिए। वेसोवेगल सिंकपी हमें पता होनी चाहिए कि कब हम कहते हैं, और न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ सिंकपी भी हमें पता होने चाहिए। चेस्ट पेन के साथ अक्सर यंग टॉडलर हमारे पास आते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि चेस्ट पेन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो कार्डियक नहीं है, बल्कि मस्कुलोस्केलेटल और रेस्पिरेटरी, और उसके बाद फिर कार्डियक काजेज़ आती हैं। कार्डियक काजेज़ में हमें पता होना चाहिए कि पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, और इसी तरह mitral valve prolapse, DCMP, कोरोनरी एबनॉर्मेलिटीज़, ये सब जो है चेस्ट पेन कॉज कर सकती हैं, तो हमें इन सब का आइडिया होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा समराइज़ करना चाहिए, अपने नोट्स बनाने चाहिए, टारगेट्स बनाने चाहिए, इनको लिखना चाहिए। हमें अपनी असेसमेंट खुद भी करनी चाहिए, सीनियर से भी करवानी चाहिए, अपना ऑडिट करना चाहिए, और ताकि जब हम कार्डियक रोटेशन कंप्लीट करके जाएं तो हमें एटलीस्ट जो मोस्ट कॉमन कार्डियक कॉजेज़ हैं उनका पता होना चाहिए। आप सब इसके बारे में अपना फीडबैक दें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।